चलिए आज हम एक नया टॉपिक है। दिस इज द वेरी एक्सक्लूसिव, नो डाउट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये काफी इंपॉर्टेंट है। कॉम्प्लिकेशन इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इसका हेडिंग अपन डालेंगे कॉम्प्लिकेशंस इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसमें हम पहले बात करेंगे पैरेलल और कंपेटिटिव फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। दूसरा होता है रिवर्सिबल रिएक्शंस। तीसरा आता है सीरीज और कंसेक्यूटिव फर्स्ट ऑर्डर। हालांकि सीरीज और फर्स्ट ऑर्डर कंसेक्यूटिव रिएक्शंस बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, जनरली उस समय कहीं क्वेश्चंस नहीं देखे हैं और मुझे नहीं लगता कि वहां पर कोई क्वेश्चंस आएगा, बट फिर भी एंड में टाइम रहता है तो उसके कुछ फॉर्मूलेस लिखा देंगे हम। ठीक है, मेन चीज आपको फोकस करना है पैरेलल पे एज वेल एज रिवर्सिबल पे। देखिए पैरेलल रिएक्शंस होती क्या है और क्या रीजन है। जैसे मान लीजिए कोई भी आपने रिएक्शंस लिया है ए, ठीक है, इट इज गोइंग टू बी गिव बी एंड बी, और यहां पर सी आ गया है, दिस इज K1 और ये K2 आया। ठीक है, मान लेते हैं हमारे पास यदि कोई रिएक्शंस हुआ है, लेट इट बी आपके पास जो है बी है, ये आपका मेन चेन है या मेन प्रोडक्ट है या मेजर प्रोडक्ट है। मेन चेन बोल दो, मेन प्रोडक्ट बोले या मेजर प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, आप कुछ भी बोल सकते हैं, मेजर प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं। रही बात सी की बात करें तो व्हाट इज द सी, इट इज द माइनर प्रोडक्ट। ठीक है, ये सी क्या हो जाएगा, माइनर प्रोडक्ट आएगा, या आप इसको मेन चेन बोलेंगे तो दिस इज गोइंग टू बी ए साइड चेन। ठीक है, माइनर प्रोडक्ट हुआ। मान लीजिए आपके पास कोई एग्जांपल आ गया है। ठीक है, एग्जांपल में आपने जैसे पढ़ लिया है, फिनॉल पढ़ लिया है। फिनॉल के अंदर आप नाइट्रेशंस करते हैं। फिनॉल इफ इट इज गोइंग फॉर द नाइट्रेशन, it is going to be a give a orthonitrophenol plus paranitrophenol, O-nitrophenol and paranitrophenol, क्या देगा, paranitrophenol। ठीक है, इसमें से मान लीजिए यहाँ पर आपके पास K1 आ गया है और ये क्या आ गया है, K2। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसकी वजह से मान लीजिए ये मेजर प्रोडक्ट है और ये क्या है, माइनर प्रोडक्ट। तो अब आप समझ गया है कि रिएक्शंस किस लिए काम आती है, लाइक दिस वन आता है। मान लीजिए आपने क्लोरीनेशियस किया है तो मान लीजिए गैमेक्सिन और मान लीजिए ऑर्थो या पैराक्लोरो दिया जा रहा है। तो दीज आर द केस जब आपको पैरेलल या कॉम्पिटिटिव फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस होता है। जनरली ये टाइप का जो है, हम लोग जब सारी चीजें पढ़ लेते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस क्या होती है, हाउ टू यूज इन रेडिएटेड डीके या पॉपुलेशन ग्रोथ में क्या है, सेकंड ऑर्डर क्या होता है, थर्ड ऑर्डर होता है, उसके बाद जनरली ये लेक्चर लिया जाता है। ठीक है आप लोग, ठीक है, तो ये चीज का ध्यान रखिएगा। तो हमारे पास सपोज ये सिचुएशंस आ गई है, ये एग्जांपल्स भी क्लियर हो गया, ये मेजर ये माइनर प्रोडक्ट भी क्लियर हो गया है। अब आप देखिए, अभी मैं पहला केस समझा रहा हूं, अभी इसके अंदर आप कोई भी मोल वोल का मत लीजिएगा, पहले अपन सिंपल वे में समझते हैं। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास यहां पर यदि बात करें तो मान लीजिए यहां पर माइनस डीए बाई डी टी, सॉरी नॉट डीए तो नहीं आएगा, डीबी बाई डी टी आएगा, प्लस डीबी बाई डी टी, क्योंकि अभी अलग अलग है। पहले मैं डीबी बाई डी टी ले लेता हूं, फिर डीए बाई डी टी लूंगा, है ना। तो पहले डीबी बाई डी टी, ठीक है, यानी इसका रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो क्या हो रहा है, K1, यहां पर रिएक्टेंट कौन है, A, तो आप क्या बोलोगे, दिस इज K1 into A। ठीक है, आराम समझ में आ गया है। A मतलब इट इज नॉट A0, दिस इज A, यानी आप A लिख दो या यहां पर A माइनस एक्स भी लिख सकते हो, यू कैन टेक है। जैसे मान लीजिए ये A माइनस एक्स हुआ तो ये x हुआ, तो ये क्या हुआ है, x है, या मान लीजिए इनमें से जो भी अपन ले लें, ठीक है, x तो नहीं होगा क्योंकि ये मान लीजिए ये x माइनस वाई हुआ, तो ये क्या है, लेट इट बी ये y आ जाएगा। इज इट क्लियर, यानी x ये फॉर्म हो रहा है, y ये हो रहा है। तो अपन जनरली क्या कर लेते हैं, इसको एक जो भी इसमें फॉर्म हो रहा है उसको a माइनस एक्स भी ले सकते हैं या ये रिप्रेजेंटेशन भी ले सकते हैं। ये रिप्रेजेंटेशन ले लोगे तो क्या है, बार बार a माइनस एक्स का क्या है, प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तो दिस मेक श्योर दिस इज द कंसंट्रेशन एट टी टाइम। ठीक है, अब आप देखो dB की बात करें, dC की बात करें, dC by dt इज इक्वल टू K2 by K, क्योंकि यहां पर K1 है और यहां पर K2 आया है। जनरली इफ इट इज मेन प्रोडक्ट एंड दिस इज माइनर प्रोडक्ट, द वैल्यू ऑफ K1 इज वेरी वेरी हाई देन K2, क्योंकि मेजर प्रोडक्ट जल्दी बनेगा, माइनर कम बनेगा, है ना।
बट अभी मैं कुछ नहीं लिख रहा हूं, बट ध्यान रखना है इफ इट इज मेजर द K1 वैल्यू इज वेरी वेरी हाई देन K2 वैल्यू। ठीक है, अब मान लीजिए यहां पर a की बात करें माइनस da/dt, तो आप क्या बोलोगे, दिस इज इक्वल टू K1a नॉट K1a, पहले पर पूरा स्टेटमेंट लिख देते हैं। पूरा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, dB/dt प्लस dC/dt, कुछ इधर बन रहा है कुछ इधर बन रहा है, तो अब आप देखिए माइनस da/dt इज इक्वल टू K1a प्लस K2a आ जाएगा, K1a प्लस K2a, यहाँ पर आ जाएगा माइनस da/dt इज इक्वल टू K1 प्लस K2 टाइम्स ऑफ a आ जाएगा। इज इट क्लियर? अब आप देखो इसको आप लिख सकते हो माइनस da/dt इज इक्वल टू K इफेक्टिव a। ठीक है, तो अब आप देखिए पहला आपके पास हमने निकाला है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ K इफेक्टिव, तो आप देखेंगे यहाँ पर देखिए K इफेक्टिव देखेंगे, यानी फर्स्ट फॉर्मूला, द फर्स्ट फॉर्मूला जाएगा K इफेक्टिव इक्वल टू K1 प्लस K2। K इफेक्टिव क्या जाएगा, K1 प्लस K2 आ जाएगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमारे पास रिएक्शंस की बात करें तो K1 प्लस K2 आया। ठीक है, देखिए यहां पर हम आगे बात करें, ठीक है, K1 प्लस K2, तो ये फर्स्ट फॉर्मूला हमारे पास क्लियर हो गया है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए मान लीजिए आपके पास ये फर्स्ट ऑर्डर है, क्योंकि बात अपनी फर्स्ट ऑर्डर की है तो इक्वेशन सारी फर्स्ट ऑर्डर की ही होनी चाहिए। इज इट क्लियर? यदि मैं फर्स्ट ऑर्डर की बात करूं तो मेरे को ये समझ में आ गया है कि K इफेक्टिव इज इक्वल टू K1 प्लस K2। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर में क्या था, वी नो दैट रेट कांस्टेंट इट इज इक्वल टू 0.693 बाय t हाफ। ठीक है, यानी t हाफ, तो आप देखेंगे टीए वाले क्वेश्चन में, जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन 1 हुई है, ये फर्स्ट फॉर्मूला हुआ है, तो इधर क्या लिखेंगे कि 0.693 बाय t हाफ इफेक्टिव, ठीक है, इक्वल टू 0.693 t हाफ। बच्चों 1 प्लस 0.693 t हाफ 2 आया, 0.693 इज कॉमन, तो आपके पास क्या फॉर्मूला आ जाएगा, 1 अपॉन t हाफ इफेक्टिव इज इक्वल टू 1 अपॉन t हाफ 1 प्लस 1 अपॉन t हाफ 2, यानी दिस इज द सेकंड फॉर्मूला। ये सेकंड फॉर्मूला क्या है, ठीक है, दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला, ये फर्स्ट फॉर्मूला क्या है, एंड दिस इज द सेकंड फॉर्मूला। आई होप यहां तक समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब आप देखिए तीसरा या सेकंड फॉर्मूला भी क्लियर हो गया है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब देखिए यहां पर, ठीक है, हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब देखिए यहां पर हमारे पास ये चीज पता है कि वी नो दैट, जैसे मान लीजिए a इज इक्वल टू a0 माइनस ए बाय आर टी, या नॉट ए, के लिख सकते हैं अपन, नॉट ए, के इफेक्टिव लिखा हूं मैं, ये अपन ए लिख दिया है, के इफेक्टिव, इसको अपन ए इफेक्टिव ही लिख देते हैं। ठीक है, तो के इफेक्टिव इज इक्वल टू ए इफेक्टिव ई माइनस दिस। अर्हेनियस इक्वेशंस पढ़ ली है, तो अब देखिए फ्रॉम अर्हेनियस इक्वेशन, ये पता है, तो अब आप देखो के इफेक्टिव की जगह, आप के इफेक्टिव की जगह क्या रख सकते हो, आप लिखोगे ए इफेक्टिव इंटू माइनस ए बाय आर टी, ठीक है, इक्वल टू यहाँ पर K1 आ जाएगा, तो यह आ जाएगा A1 माइनस E आर टी। हालांकि यहाँ पर E इफेक्टिव लिखना पड़ेगा, ठीक है, मेक श्योर यहाँ पर E इफेक्टिव लिखना पड़ेगा, यहाँ आ जाएगा E इफेक्टिव आर टी, तो ये E1 कर देता हूँ, और ये A2 माइनस E2, दिस इज E2 आ जाएगा, ये क्या जाएगा माइनस E2 है ना। जो जो फटाफट से फॉर्मूला आ रहा है ना, वो मैं फटाफट से करा रहा हूं। डिफरेंशिएशन ले लीजिए, देखिए डिफरेंशिएशन जो आएगा, तो देखिए दिस इज द कांस्टेंट वैल्यू,
दिस इज द कांस्टेंट वैल्यू। आप एक चीज का ध्यान रखना कि डिफरेंशिएशन ऑफ, आपको ये प्रॉपर्टीज क्लियर होनी चाहिए कि डिफरेंशिएशन ऑफ दिस, यदि आप इसको डिफरेंशिएट करते हो xn का डिफरेंशिएट d by dx ऑफ xn आएगा तो दिस इज n xn minus 1 आता है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? वी नो दैट दिस इज द डिफरेंशिएशन आया है, नॉट इंटीग्रेशन। हमने क्या करा है, डिफरेंशिएशन दोनों साइड कर लिया है, तो a इफेक्टिव को कुछ नहीं होने वाला है। एक्सपोनेंशियल जो आएगा वो क्या हो सकता है कि माइनस ये इफेक्टिव RT, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय इसका जो डिफरेंशिएशन आएगा माइनस ये बाय R, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1 बाय टी। अब देखो माइनस ये बाय R ऐसा लिख दिया है 1 बाय टी। 1 बाय टी का मतलब t की पावर -1, t की पावर -1, तो t की पावर -1 यानी -1, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 बाय टी स्क्वायर आ जाएगा। इज इट क्लियर? सिमिलरली यहां पर भी आप बात करें इक्वल टू a1 माइनस EA1 RT माइनस EA इफेक्टिव EA1 R1 T स्क्वायर प्लस A2 माइनस EA2 RT इंटू माइनस EA2 R माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर। ठीक है, अब आप देखो -1 बाय टी स्क्वायर तो कॉमन है, आर कॉमन है। आप देख लीजिए यहां पर क्या है, सब क्या क्या कॉमन है, ये r कॉमन है, r कॉमन है, t r कॉमन है, t स्क्वायर कॉमन है, तो r t स्क्वायर और माइनस ये चलो माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया। देखिए मैं थर्ड फॉर्मूला डिराइव करने जा रहा हूं, ठीक है। यहां पर आपके पास क्या आया है, क्योंकि किसी भी क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, कुछ नहीं है, आपको मैं फिर बाद में रिवाइज भी करा दूंगा, पहले पर डेरिवेशन जरूरी है। आपके पास क्या आ जाएगा कि a इफेक्टिव e माइनस ए इफेक्टिव बाय RT इक्वल टू EA इफेक्टिव, ठीक है, ये लिख दिया है, RT स्क्वायर कैंसिल हो गया है, माइनस माइनस प्लस हो गया है, इक्वल टू A1 A1 RT इंटू ये आ गया है, नो डाउट ये माइनस का प्लस हुआ है, प्लस A2 EA2 RT, ये EA1 है इंटू EA2। चेक कर लीजिए, यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर क्या है, आप मैंने यहाँ लिखा नहीं है, तो आप लिखोगे डिफरेंशिएट बोथ साइड, ठीक है ना, तब आएगा ये डिफरेंशिएट क्या है, बोथ साइड। अब आप देख लीजिए ये चीज ऐसी कैसी आने वाली है, ये चीज ऐसे कैसी आने वाली है, और ये चीज ऐसे आने वाली है, RT स्क्वायर माइनस RT स्क्वायर कैंसिल हो चुका है, E इफेक्टिव। अब आप देखो व्हाट इज दिस एंड व्हाट इज दिस, ढंग से समझ लीजिएगा ये क्या चीज है, तो आप क्या बोलोगे, दिस इज इक्वल टू K इफेक्टिव इंटू EA इफेक्टिव, ये क्या है K1 इंटू EA1 प्लस ये क्या है K2 इंटू EA2, ठीक है। तो EA इफेक्टिव पूछा जाएगा K1 EA1 प्लस K2 EA2 डिवाइडेड बाय K इफेक्टिव, या इसको आप लिख सकते हो EA इफेक्टिव इज इक्वल टू K1 EA1 प्लस K2 EA2 डिवाइडेड बाय K1 प्लस K2। दिस इज द थर्ड फॉर्मूला। ये क्या है, आपका थर्ड फॉर्मूला बन गया है, बिल्कुल सिंपल डेरिवेशन है, बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या हो गया है, K इफेक्टिव होता है K1 प्लस K2, फर्स्ट फॉर्मूला, 1 अपॉन T हाफ इफेक्टिव इक्वल टू 1 अपॉन T हाफ 1 प्लस 1 अपॉन T हाफ 2, ठीक है। थर्ड फॉर्मूला क्या आ जाएगा, एक्टिवेशन एनर्जी इफेक्टिव इज इक्वल टू K1 E1 प्लस K2 E2 डिवाइडेड बाय K1 प्लस K2। तो ये थर्ड फॉर्मूला क्या है। अब हम आगे बात करते हैं, कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं कि A इक्वल टू A0 E माइनस KT, ये हमने क्या पढ़ा है, फर्स्ट ऑर्डर के हिसाब से पढ़ा हुआ है। तो दैट मींस A इज द कंसंट्रेशन एट T टाइम A0, इसको AT भी लिख सकते हो, A भी लिख सकते हो, ठीक है।
आप चाहो तो टी लिखना है तो यू कैन टेक अ टी, क्योंकि कुछ बच्चे यदि कंफ्यूजन आएगा ए को लेके तो आई कैन राइट ए टी आल्सो, तो आप भले आगे आपने ए लिखा हुआ है तो आप यू कैन टेक ए टी आल्सो, ठीक है। तो ए टी इज इक्वल टू a0 e माइनस k1 k2 t, ठीक है, या आप इस k1 प्लस k2 की जगह k इफेक्टिव भी लिख सकते हो, ओके। हमारे को पता है कि dv बाई dt इज इक्वल टू k1a, है ना, तो ये e रखते हैं क्योंकि अपन ने a ही लिया हुआ है, at नहीं रखते हैं, तो इट इंप्लाई दैट इट इज इक्वल टू k1, यहाँ पर a0 ये k1 प्लस k2 इंटू t आ जाएगा, ठीक है। अब आप देखो dv जो है मान लीजिए यहाँ पर आप 0 से जो भी b कंसंट्रेशन ले रहे हैं इक्वल टू k1 a0 कांस्टेंट होगा, जिसको बाहर कर लीजिए, e माइनस k1 प्लस k2 t dt आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप टाइम रखेंगे 0 से t टाइम रख दीजिए, है ना। जब t इक्वल टू 0 था तो कंसंट्रेशन मान लीजिए 0 मान लीजिए, अब जब t इक्वल टू t था तो कंसंट्रेशन ऑफ b मान लीजिए, मैंने b मान लिया, ठीक है ना, b ले लीजिए, x ले लीजिए, जो भी लेना, क्योंकि यहाँ टर्म b है तो b ले लिया। तो यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा 1, तो आप देखेंगे ये b आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर लिमिट 0 से b आनी है, ये k1 a0 आएगा, ठीक है, यहाँ माइनस साइन है तो यहाँ पर k1 प्लस k2 आता है, ठीक है। आप ध्यान दीजिएगा कि एक्सपोनेंशियल का क्या इंटीग्रेशन होता है, इज इट क्लियर। अब आप देखो यहाँ पर आपके पास माइनस e1 k1 प्लस k2, ये t आ जाएगा, इसी का इंटीग्रेशन मतलब दिस अपॉन दिस आता है एक्चुअली इंटीग्रेशन, यानी मान लीजिए ex dx होगा तो ex अपॉन x आता है, दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ एनी एक्सपोनेंशियल थिंग्स, ठीक है। तो यहाँ पर यह आ गया है, आपने लिमिट लगा दी है 0 से t लगा दी है, ठीक है। अब आप देखो दिस इज गोइंग टू बी b ओनली, k1 a0 ओके माइनस k1 प्लस k2, ओके। यहाँ पर पहला क्या आ जाएगा, अपर लिमिट आया e माइनस k1 प्लस k2 इंटू t माइनस e k1 प्लस k2 इंटू 0 आएगा, क्योंकि t इक्वल टू t और t इक्वल टू 0 आ गया। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब आप ध्यान रखना है, मैं अभी रब करने जा रहा हूँ, यहाँ पर dc बाई dt आएगा तो ये k2 आएगा, सिर्फ यहाँ पर k1 की जगह k2 आएगा, तो मैं सिमिलरली लिखूंगा। अभी आप देखेंगे यहाँ पर जो इंटीग्रेशन हुआ है, ठीक है, तो आप आगे बढ़ रहे हैं, जब यहाँ पर इंटीग्रेशन हुआ है, ठीक, तो यहाँ पर आपके पास क्या है b इज इक्वल टू, अब माइनस साइन को अंदर कर लीजिए, ये माइनस साइन अंदर हुआ है तो k1 अपॉन k1 प्लस k2 इंटू a0, ठीक है, ये माइनस साइन अंदर हुआ है तो ये हो गया प्लस e की पावर 0, 0 होगा ना, e की पावर 0 इज 1, ये 1 आ जाएगा, माइनस ये e k1 प्लस k2 इंटू t, ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी लाइक दिस, ओके। अब आप देखिए सिमिलरली क्या हो जाएगा, c k1 की जगह से k2 आएगा, बाकी तो सेम ही है, k1 प्लस k2 1 माइनस e k1 प्लस k2 इंटू t आएगा, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आप देखो जो जनरली जो आपसे क्वेश्चन आता है, नो डाउट अपन ने ये डेरिवेशंस किया है, डेरिवेशंस करना जरूरी है, नहीं तो रटने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन मोस्टली यहाँ नहीं पूछेगा, क्वेश्चन कहाँ पूछेगा, ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपसे पहला चीज पूछा जाएगा b बाई c का रेशियो, ठीक है, b बाई c कितना आ जाएगा, k1 अपॉन k2, b बाई c क्या आ जाएगा, k1 बाई k2, एक क्वेश्चन ये आएगा। दूसरा आ जाएगा फ्रैक्शन ऑफ b पूछा जाएगा, ठीक है, दिस इज इक्वल टू k1 अपॉन k इफेक्टिव, ठीक है, इंटू भूलना मत a0 माइनस a, ठीक है, ये आएगा a0 माइनस a, क्योंकि हमारे को क्या पता है कि b कितना बना है, क्योंकि आप देख लीजिए ये a है, ये b गया,
ये C गया, ठीक है। आपको यहाँ पर t इक्वल टू 0 पे a 0 था और t इक्वल टू t पे क्या हुआ है, a आया है, ठीक है। तो आप दोनों इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो आएगा a0 माइनस a आएगा। अब आप देखो इसमें सारा का सारा तो b नहीं बना, सारा का सारा तो नहीं बना c, तो आप बोलोगे a0 माइनस a में क्या होगा, k1 डिवाइडेड बाय k फैक्टिव, ठीक है। यदि आप फ्रैक्शंस ऑफ c की बात करें, फ्रैक्शन ऑफ c की बात करें, या अमाउंट ऑफ c भी बोल सकते हैं, फ्रैक्शन ऑफ c भी बोल सकते हैं, यहाँ अमाउंट ऑफ c भी बोल सकते हैं। k1 की जगह k2 आ जाएगा, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यहां तक समझ में आ गया है कि नहीं आ गया है? यहां पर अभी मैंने 1 मोल माने हैं, तो ज्यादातर जो आएगा ये, चलो आप देखेंगे पहला आ जाएगा k फैक्टिव k1 प्लस k2 है, वो क्लियर हो गया है। कि हाँ पूछ सकता है कि एक्टिवेशन एनर्जी इफेक्टिव पूछ सकता है, और ये पूछ सकता है। भले ये मैंने डेरिवेशन इसलिए बताया कि आपको ये क्लियर हो जाएगा कि b बाय c k1 बाय k2 में डायरेक्ट लिख देता तो शायद कंफ्यूजन आ सकता था, ठीक है ना। आप देख लीजिएगा जब अपन ये भी लिख रहे हैं तो आप देखेंगे कि ये जो टर्म है ये क्या है, ये जो टर्म है विच इज, देखिए ये k1 अपॉन k2, तो आप देरा ध्यान दीजिए k1 अपॉन k1 प्लस k2। अब a0 को अंदर ले लेता हूं, a0 अंदर आ गया, माइनस यहां पर क्या हो जाएगा a0 e k1 प्लस k2 इंटू t है, यही हुआ ना। तो ये क्या है, a0 e k2 क्या है, दिस इज k1 प्लस k2, ठीक है। a0 ये क्या होता है, दिस इज at तो हुआ, अभी थोड़ी देर पहले अपन ने लिया है ना, तो वही तो फॉर्मूला मैंने लिखा है। तो ये जो डेरिवेशन है इतना डरावना नहीं दिखेगा, आप इतना निकाल के काम निकाल दोगे। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर समझ में आ गया है कि कैसे वर्क करना है, ठीक है। मान लीजिए आपके पास दूसरा जो सेक्शन आ जाता है कि मोल अलग अलग दिया है। अभी तो हमने 1 मोल लिया है, ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पर, ठीक है। अब देखिएगा यहां पर यदि फ्रैक्शंस ऑफ पूछ लिया, ठीक है, तो मान लीजिए आपके पास ऐसा कुछ आ जाता है कि लेट इट बी, मान लीजिए एग्जांपल ऐसा आ गया कि x मोल्स ऑफ A और यहां पर आ गया है y मोल्स ऑफ B या z मोल ऑफ C, और ये k1 और k2 है। तो फर्क क्या हो जाएगा इसमें, क्या हो जाएगा ये, तो ये क्या हो जाएगा y बाई x आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा z बाई x आ जाएगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब आप देखो b और c का रेशियो लेना हो तो आप भले ये वाला नहीं हो, b और c में पहले क्या था, ढंग से समझो, पहले क्या था, ये थे नहीं, तो ये तो कैंसिल हो गया था, ये भी कैंसिल हुआ था, इसलिए b बाई c का रेशियो k1 बाई k2 लिया है ना अपन ने। अब आप देखो यदि इस केस में पूछे, मैं इसके नीचे लिख देना कि b बाई c पूछ ले, तो अब आप देखेंगे k1 इंटू y अपॉन x तो कैंसिल हो जाएगा, k2 इंटू z आएगा। आप कितने भी एडवांस लेवल मेंस नीट के क्वेश्चंस कर लो, आराम से हो जाएगा। ये फॉर्मूला आप लगा देने का है, ठीक है, आपके सामने ही मैंने लिखा है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यानी y बाई x आएगा, क्योंकि मान लीजिए ये 1 मोल ये x मोल जाता है तो ये y मोल प्रोड्यूस होता है, तो ये 1 मोल जाएगा तो ये y बाई x होगा, ये 1 x मोल है तो ये z जाएगा, तो ये 1 मोल है तो z बाई x आएगा। ये सिंपल मोल कंसेप्ट है, पूरा डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं, सिंपल मोल कंसेप्ट ही लगाया मैंने, ठीक है। तो आई होप यहां तक समझ में आ गया है। अब इस पे बेस क्वेश्चंस कर लेते हैं, एक कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। पैरेलल रिएक्शंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इक्विलिब्रियम मैं 50% इंपॉर्टेंट देता हूं, और कंसेक्यूटिव तो मेरे को नहीं लगता कभी पूछेगा, बट फिर भी थोड़ा बहुत देख लेंगे, ठीक है। कोशिश करते हैं हम, चलिए यहाँ पर अपन फटाफट से पहले ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, सिंपल है। ए बी, देखो मैंने ए बी सी में लिया है, हो सकता है आपको यहाँ पर दे दे फिनॉल और तो नाइट्रोफिनॉल पैरा दे दे या कोई भी दे दे, मैंने तो सिंपल दे दिया है, पूरा का पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। मैंने सिंपल क्वेश्चन कर दिया K1 K2 B एंड C। आप देखेंगे परसेंटेज ऑफ B पूछे तो आप क्या बोलोगे, K1 अपॉन K1 प्लस K2 इंटू 100,
हमने क्या लिखा था, फ्रैक्शन लिखा था। तो फ्रैक्शन है और यदि मल्टीप्लाई बाय 100 होगा तो परसेंटेज हो जाएगा। K1 की वैल्यू कितनी है 1.26, K1 की वैल्यू 1.26 into 10 की पावर -4, K1 1.26 into 10 की पावर -4 प्लस 3.8 into 10 की पावर -5। देखिए ये वैल्यू आ रही है 1.26 into 10 into 100 भी करना है, ठीक है। 10 की पावर -4 100 ऐसा कैसे रहने देते हैं, ये कितना जाएगा 1.26 प्लस 0.38, ठीक है, क्योंकि मैं 10 की पावर -4 ले रहा हूं तो एक डेसिमल यहां शिफ्ट कर रहा हूं, इनटू 10 की पावर -4 टाइम बचाने के लिए मैं फटाफट से कैलकुलेटर का यूज कर रहा हूं, बट आप यूज करिएगा अपना माइंड। प्लस 0.38, ये वैल्यू आ रही है 1.64, तो 1.26 डिवाइडेड बाय 1.64 इनटू 100, ये वैल्यू आ रही है 76.83%। इट इज 76.83% आ रहा है बी का। किसका है, बी का। तो परसेंटेज ऑफ सी कितना आ जाएगा 100 माइनस 76.83, तो माइनस 100 कर लिए तो लगभग आ रहा है 23.17%। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बिल्कुल सिंपल मेथड है, इसी टाइप के फटाफट से क्वेश्चंस दिए जाएंगे, ठीक है। अभी मान लीजिए आपके पास थोड़ा सा मैं एक लेंथी टाइप का करा रहा हूं कि मान लीजिए आ जाए, नो डाउट हमारे पास ये इसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे जो मैंने अभी कराया है। अब आप देखिए थोड़ा सा क्या है, इस कांसेप्ट को समझने के लिए क्वेश्चंस मैं ले रहा हूं, ठीक है। K1 by K2 is equal to 1/9 दिया है, K1 की वैल्यू 1.3 आया है। Is it clear to all of you? यदि मान लीजिए मैं यहाँ पर हमारे पास यदि सॉल्यूशन में देखें तो K1 अपॉन K2 is equal to 1/9 है, मैं +1 कर दूं तो मैथमेटिकली कुछ नहीं चेंज होगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या था, K1 अपॉन K2 is given 1/9, दिस इज गिवन, उसमें मैंने क्या करा है +1 दोनों साइड कर दिया है। तो व्हाट इट इंप्लाइज दैट इट इज इक्वल टू K1 plus K2 divided by K2 is equal to 10/9, 10/9 आया है। इसका मतलब K2 अपॉन K1 plus K2, जिसको K फैक्टरी भी बोलते हैं, दिस इज 9/10, ठीक है। अब आप देखिए आपको C/A निकालना है, यानी दिस इज द कंसंट्रेशन एट T टाइम। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले यहां पर K फैक्टरी जो है इससे अपन क्या निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास यहां पर K2 is equal to K1 plus दिस आ गया, ठीक है। अब मान लीजिए हमारे पास डेरिवेशन भी था, ठीक है, AT, या आप बात करें कि 2.303 log A0 by A, है ना, AT को अपन A ले रहे हैं, इक्वल टू क्या था, K इफेक्टिव बाय T आ जाएगा। क्या आ जाएगा, K इफेक्टिव बाय T आ गया। एक्चुअली क्या है, यहाँ पर K इफेक्टिव निकाल दें इससे तो काम हो जाएगा, क्योंकि K2 कितना है, K2 is equal to 9 times of K1, तो यहाँ पर K2 कितना आ जाएगा 1.3 into 9 into 10 की पावर -5 आ जाएगा। इज इट क्लियर? क्योंकि ये 9 टाइम्स हुआ है तो मुझे K इफेक्टिव चाहिए, तो दिस इज K इफेक्टिव, है ना। तो K इफेक्टिव पहले निकाल दो, हो K इफेक्टिव, है ना। तो K इफेक्टिव कितना आ जाएगा 10/9 into K2, तो K2 कितना आ रहा है 1.3 into 9 into 10 की पावर -5, तो 9 से 9 कैंसिल, ये 13 into 10 की पावर -5 आ गया। चेक कर लीजिएगा, दिस इज K इफेक्टिव है 13 into 10 की पावर -5, ठीक है। यूनिट क्या है, सेकंड इनवर्स है, और आपसे पूछा है 1 आवर पूछा है, तो 1 आवर इज इक्वल टू 3600 सेकंड, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा फर्स्ट ऑर्डर की भी प्रैक्टिस हो जाएगी। log A0 by A को रखने दो, K इफेक्टिव 13 into 10 की पावर -5 है into 3600, ठीक है। बिल्कुल थोड़ा सा फास्ट से मैं कैलकुलेटर यूज करूंगा, ठीक है। 13 into 360 डिवाइडेड बाय 2.303, है ना, डिवाइडेड बाय कितना आ रहा है, ठीक है 0.2032 आ रहा है, दिस इज 0.2032। आप देखेंगे यहां पर चेक कर लीजिएगा log A0 by A, ठीक है।
it is equal to 0.2032. What we have to do, we have to find out एंटीलॉग, ठीक है, एंटीलॉग हमने निकालना है. इज इट क्लियर? वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन 10 11 12 13 14 15 1.596 आ रहा है, ठीक है. यहाँ पर हमारे पास क्या रहा है 1.596, तो ये आ रहा है A0 by A इज इक्वल टू 1.596 आ रहा है. कितना आ रहा है 1.596, ठीक है. 1.596 आ गया है. फटाफट से अपन इसका यूज कर लेते हैं. दिस इज A0 अपॉन A, ठीक है. -1 करता हूं एज यूजुअल. 1.596 minus 1, तो ये आ जाएगा A0 minus A अपॉन A इज इक्वल टू 1.596 minus 1, इट इज इक्वल टू 0.596, है ना, है ना. अब देखो हमारे को निकालना है C by A, तो व्हाट इज द C? दिस इज इक्वल टू K2 अपॉन K1 प्लस K2, ठीक है. K2 अपॉन K1 प्लस K2, इट इज इक्वल टू A0 माइनस AT, ठीक है. अब आप देखो C by A दोनों का रेशियो 1:1 ही है, तो कोई कंट्रोवर्शियल नहीं है. अब आप देखो ये C है K1 अपॉन दिस, ठीक है. मैं कितना था 9/8 10/9 था आई थिंक, ठीक है ना. एक बार चेक कर लेता हूँ, रब कर दिया था मैंने 1/9 प्लस 1, तो 9/10 था, ठीक है. 9/10 आया. दिस वैल्यू कितना है, ध्यान दीजिए ये वैल्यू कितनी हुई है. आप बोलोगे 0.596 इंटू A आ जाएगा, आएगा ना, दिस इंटू दिस. अब अपन को दिस बाय दिस चाहिए, C बाय A आया है, तो दिस दोनों मल्टीप्लाई कर दीजिए. आपके पास कितना आ गया है -1 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 10. ये वैल्यू आ रही है 0.5369. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है. तो ये क्वेश्चन समझ में आया है कि कैसे इसको यूज करना है, आई होप, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से मूव करते हैं. चलिए हमारे पास ये क्वेश्चंस हैं. ए टी हाफ लाइफ इज A1 A2 A3 BC टी हाफ और BCD सबको निकालना है. आपको रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी इज 15% एंड 30% रेस्पेक्टिवली ऑफ रेट ऑफ डिकम्पोजिशन है. पहले ये खत्म करते हैं क्योंकि मुझे पूरा बोर्ड चाहिए. सिंपल है. यदि मान लीजिए मेरे पास बात करें K2 K1 है ना, K1 इज इक्वल टू 0.15 टाइम्स ऑफ K इफेक्टिव आ जाएगा, क्योंकि K इफेक्टिव किसका है, A का. K इफेक्टिव किसका है, A का, ठीक है. आप लिख सकते हैं ये आ जाएगा K2 कितना आ जाएगा 0.30, K इफेक्टिव आ जाएगा 0.15 0.30 0.45, तो बचा कितना 55%. A3 कितना आ जाएगा 0.55, K इफेक्टिव आएगा. पहले ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए. क्लियर? अब आप देखिए K इफेक्टिव आपके पास आ चुका है, तो यानी दीज आर द थिंग्स जो हमें यहाँ से रेट ऑफ फॉर्मेशन, क्योंकि आप देख लीजिए ना कि मान लीजिए dA by dt, ठीक है, dB by dt आपको क्या मिल रहा है, दिस इज इक्वल टू व्हाट इज दिस, ये आपको मिल रहा है, इसका आपको 15% मिल रहा है. अब आप देखो ये क्या होता है, अभी हमने डेरिवेशंस पढ़ा हुआ है, दिस इज K इफेक्टिव इनटू A पढ़ा हुआ है, एंड ये क्या पढ़ा हुआ है, K1 इनटू A पढ़ा हुआ है ना, तो A से A कैंसिल होगा तो K1 यही होगा. C क्या हो जाएगा K2 इनटू C, और D क्या हो जाएगा K3 इनटू C. अभी थोड़ी देर पहले डेरिवेशन इसलिए तो करवाया मैंने. इज इट क्लियर? क्योंकि देखिए अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो मैंने आपको बता रहा हूं, बट जब भी आप एग्जाम में जाओगे तो डायरेक्टली ही करोगे ना. इज इट क्लियर? अब आप देखो T हाफ इज इक्वल टू 25 सेकेंड, तो आप देख लीजिए K इफेक्टिव, तो K1 की वैल्यू कितनी होगी है 0.15. K इफेक्टिव क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर है, ये तो बात ही सब फर्स्ट ऑर्डर है, तो क्या होता है 0.693 by T हाफ, 0.693 by T हाफ. T हाफ कितना हो जाएगा 25, क्या है 25. तो फटाफट से यदि हम कैलकुलेटर का यूज करें तो हमारे पास कितना आ जाएगा 0.15 इंटू 0.693 डिवाइडेड बाय 25, ये वैल्यू आ गई है ना
1 2 3 इक्वल टू 4.1 इंटू 10 की पावर माइनस 1 2 3 इतना सेकेंड आएगा टी हाफ। ठीक है, आप देखेंगे K2 की वैल्यू कितनी आ गई 0.30 0.693 बाय 25 जस्ट डबल ही हो गया है, इंटू 2 कर दीजिए, ये वैल्यू आ रही है 8.316 इंटू 10 की पावर माइनस 3 सेकेंड आ गया है। अब मान लीजिए K3 निकालना है तो K3 कितना आ जाएगा 0.55 इंटू 0.693 बाय 25, क्योंकि K इफेक्टिव क्या होता है 0.693 डिवाइडेड बाय टी हाफ, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.55 इंटू 0.693 डिवाइडेड बाय 25, ये वैल्यू आ रही है 12, ये आ रही है 1.52 इंटू 10 की पावर माइनस 2 सेकेंड। देख लीजिए फटाफट से अपन इस चीज को यहां पर आपको पता चल गया होगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके, तो यहां पर अपने पास यहां पर वैल्यू आ गई है। आई होप यहां तक कोई गड़बड़ी तो नहीं हुई। सॉरी अपन ने क्या करा है, एक गड़बड़ कर दी है, अपन ने के निकाल दिया है, अपन को टी हाफ चाहिए, इसीलिए मैं सोच रहा हूं इतना छोटा वैल्यू क्यों आ रहा है। इज इट क्लियर? यहां पर सॉरी यहां पर एक गड़बड़ी है, यहां पर अपन क्या करेंगे, यहां पर जो वैल्यू है, चलो कोई बात नहीं, यदि मान लीजिए K1, चलिए कोई बात नहीं, आप एक काम करिए इस क्वेश्चन में K1 K2 K3 भी लिख दीजिए, कोई बात नहीं। K1 निकालना है तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ K1 एडिशनल कर दीजिए। यहां पर आप देखिए टी हाफ है तो आप यहां पर क्वेश्चन बना दीजिए कि कैलकुलेट K1 K2 K3, मान लीजिए आगे K1 K2 K3 निकालना है तो कैसे आएगा वो भी मैंने कर दिया। चलिए फर्स्ट पार्ट इज क्लियर कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ K1 K2 एंड K3। ठीक है, नाउ आई एम गोइंग टू द सेकंड पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट ये आ गया है, सेकंड पार्ट इनका टी हाफ है, कोई बात नहीं। अब आप देखिए ये क्या वैल्यू क्या होती है 0.693 बाय टी हाफ ऑफ B, दिस इज 0.693 बाय टी हाफ ऑफ C, दिस इज 0.693 बाय टी हाफ ऑफ D, ये क्या आ जाएगा टी हाफ ऑफ D। ठीक है, तो आपके पास कितना आ जाएगा, ये कैंसिल हो गया है, तो मैं फटाफट से यहां पर मैं यूज कर रहा हूं। ठीक है, दोनों पार्ट कर लेते हैं। जब अपन ने लिख ही लिया है तो क्या हुआ है टी हाफ ऑफ बी कितना हुआ 25 बाय 0.15, टी हाफ ऑफ सी क्या हो जाएगा 25 बाय 0.30, टी हाफ ऑफ डी, सॉरी इसमें जो सेकंड इनवर्स सी था यूनिट, तो वो सेकंड इनवर्स सी यूनिट है, कोई दिक्कत नहीं, 25 बाय 0.55 आ गया है। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? तो अब आप देखिए यहां पर तो 25 डिवाइडेड बाय 0.15 वैल्यू आ रही है 166.66 सेकेंड, डिवाइडेड बाय 2 कर दूं, ये आ जाएगा 83.33 सेकेंड आया। ठीक है, 25 डिवाइडेड बाय 0.55 ये वैल्यू आ रही है 45.45 सेकेंड आया है। इज इट क्लियर? अब देखिए यहां पर टी हाफ कैसे निकालना है वो भी क्लियर हो गया है। अब देखिए यहां पर आपके पास ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स है। देखिए पैरेलल के लिए मैं इतना टाइम लगा रहा हूं, पैरेलल पूछे जा सकते हैं, पैरेलल पूछा जा सकता है। ठीक है, इक्विलिब्रियम एक एक दो न्यूमेरिकल A will give 2B plus 3, थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर 2 मोल है 1 मोल है, ठीक है ना, यहाँ पर ये आया है। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या है कि इनिशियली 1 एटमॉस्फेयर है, T इक्वल टू 0 पे 1 एटमॉस्फेयर है तो ये 0 0, T इक्वल टू 10 पे ये 1 माइनस x है, ये कितना है वी डोंट नो, एंड T इज इक्वल टू इनफाइनाइट पे ये 0 हुआ है। अब आप देखिए इस पे कैसे हम ये वैल्यू कैसे निकालेंगे कि क्योंकि दिस इज द पैरेलल रिएक्शन। यदि मान लीजिए जनरली वन स्टेप रिएक्शन होती थी तो आप यहाँ पर 2x या x लिख देते थे। ठीक है, ऐसा नहीं है, क्योंकि कुछ पोर्शन इधर जाएगा कुछ पोर्शन इधर जाएगा, सारा का यहाँ पर क्या है 100% ये जाएगा तो 2 मोल ये दे देता था, ये 1 मोल दे देता था, तो हमें ये काम नहीं करेंगे तो ये नहीं आएगा, पहली बात। अब आप देखिए यहां पर आपको दिया हुआ है T इनफाइनाइट पे 1 एटमॉस्फेयर।
ठीक है, वन एटमॉस्फेयर आपको गिवन है, तो इस पे वर्क कैसे करना है ढंग से समझिएगा। मान लीजिए अज्यूम कर लेते हैं कि आप जो भी है कि P डैश का अमाउंट B फॉर्म हो रहा है ना, B जो है P डैश का अमाउंट फॉर्म हो रहा है एट इनफाइनाइट, ठीक है, यदि इनफाइनाइट टाइम पे P डैश है, क्योंकि हमें नहीं पता है एट टाइम इनफाइनाइट, हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि P डैश प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। टोटल कितना था, 1 है, इसमें ये P डैश चला गया तो इसमें क्या होगा, 1 माइनस P डैश ही होगा। टेक्निकली तो यही हुआ ना कि भाई यहां से आपका है 1 है, 1 में से P डैश इधर भेज दो, 1 माइनस P डैश इधर भेज दो, बट यहां पर कितना है 2 मोल, तो ये प्रोड्यूस हो जाएगा 2 P डैश, तो ये कितना हो जाएगा 1 माइनस P डैश। बिल्कुल आराम से समझ में आ गया होगा, इज इट क्लियर? तो यानी एट टाइम इनफाइनाइट B इज इक्वल टू P डैश, तो क्या हो जाएगा P डैश, नहीं P डैश B नहीं बोलेंगे कि P डैश amount is dissociate to produce B, where so 1 minus P dash amount is dissociated to produce C। बिल्कुल समझ में आ गया है। 1 माइनस क्यों किया है, बिकॉज इनिशियल 1 है, पहले क्या होता था, तो ये 1 है तो यहाँ पर 2 और यहाँ पर आप क्या लिखते थे, जैसे 2 P0, मान लीजिए ये P0 होता था, तो वैसे कुछ हुआ है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये 1 लिया है। अब आप देखिए एट टाइम t कितना है, 1.5 दे, तो एट इनफाइनाइट, एट टाइम इनफाइनाइट टोटल प्रेशर क्या है, P टोटल इज इक्वल टू 1 माइनस P डैश प्लस 2 P डैश होगा, यानी दिस प्लस दिस आ गया है, ये क्या है 1.5 हुआ है, दिस इज इक्वल टू 1 प्लस P डैश, तो P डैश की वैल्यू 0.5 आ गया है, ठीक है। P डैश की वैल्यू क्या हो गई है, 0.5 हो गया है, तो B एट इनफाइनाइट इक्वल टू 2 into 0.5 हुआ है, ठीक है, ये 1 आ गया है, ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। एंड C एट इनफाइनाइट इट इज इक्वल टू 1 माइनस 0.5, इट इज इक्वल टू 0.5। यहां तक क्लियर हो गया है, क्योंकि ये कितना अमाउंट प्रोड्यूस होगा वो हमें नहीं पता है। अब आप देखिए यहां पर ये 1 आ गया है और ये 0.5 आ गया है। देखिए अब हमने पढ़ा हुआ है, देखिए यहां पर आपको पता है कि dB/dt रेट जो है d1/2 dB/dt इज इक्वल टू K1A हुआ, एंड dC/dt इज इक्वल टू K2/A आएगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो आप देखेंगे यहाँ पर अमाउंट है, तो ये जो 2 है यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा। याद आ रहा है इंटीग्रेशन अपन ने लास्ट सेक्शन में पढ़ा था, अभी थोड़ी देर पहले, सॉरी नॉट लास्ट सेक्शन, थोड़ी देर पहले हमने क्या पढ़ा था, ये B/C क्या आएगा, इट इज K1 into 2 अपॉन K2 आ जाएगा, यस और नो? क्योंकि अपन ने पढ़ा था यहाँ पर यदि x है, ये y है, z है, तो y/x इसके लिए, z/x c के लिए आएगा, तो वैसे ही हुआ है, ठीक है। अभी अपन को क्या मिला है कि चलो ये सिचुएशन क्या थी, सबके लिए t टाइम के लिए है, दिस इज फॉर t टाइम, दिस इज फॉर t टाइम, बट अब इनफाइनाइट की वैल्यू आई है t, तो इनफाइनाइट की वैल्यू कितनी है, ये 1 है, तो ये 0.5 है, इक्वल टू 2K1 अपॉन K2 आया है। इट इंप्लाइज दैट K1 अपॉन K2 इज इक्वल टू 1 आ रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, 1 आ रहा है, तो इसका मतलब यहां से x गया है, यहां से x गया है, तो समझ लीजिएगा इधर गया है x/2 पोर्शन, इधर गया है x/2 पोर्शन, क्योंकि रेशियो 1:1 है, यानी x हुआ है तो आधा इधर जाएगा, आधा इधर जाएगा, तो ये निकालना जरूरी है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आधा इधर जाएगा, आधा जाएगा, क्योंकि ये t पे है, तो इनफाइनाइट पे अभी आपको वैल्यू मिली है, तो ये किसी भी टेम्परेचर पे है, मतलब कि सॉरी नॉट किसी भी टाइम पे है, मतलब 10 मिनट बाद, 20, 30, इनफाइनाइट पे ये रेशियो फिक्स है। तो अभी आपने ये वैल्यू अभी निकाली है, इस डेटा के हिसाब से भी आपने वैल्यू निकाली है 1 और 0.5, तो ये कितना गया 2/1, तो K1/K2 1:1 है ना। 1:1 का मतलब इससे क्या पता चल रहा है कि ये क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शन टू डिसोशिएट
बहुत इंपॉर्टेंट, इनटू बी एंड सी इज 1:1। इसका मतलब x हुआ, x यहां से 1 माइनस एक्स है तो x/2 इधर बना रहा है, x/2 इधर बना रहा है, बट यहां पर कितना है 2 है, तो ये आ जाएगा 2x/2 और ये हो जाएगा x/2। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसमें कई लोग क्या है बहुत गलतियां करते हैं, अच्छे बुक्स वाले अच्छे जो क्या नाम है टीचर है, इस पॉइंट पे गलत कर देते हैं, ठीक है। बट जो है क्योंकि वो क्या करते हैं k1/k2 ले लेते हैं, तो k1/k2 क्या हो जाएगा 2/1 कर देते हैं, तो ये क्या कर देते हैं कि ये आ जाएगा 2x/3 और ये x/3, तो ये 4x/3 और ये x/3 कर देते हैं, जो गलत होता है क्योंकि वो एक 2 को मैनेज नहीं करते। यहाँ 2 है, ये 1 है, तो कैसे पॉसिबल है? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो ये गलती करते हैं ये लोग, तो ये यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 1:1। तो अब आप देखिए अब आसान हो गया कि एट टाइम t, एट टाइम 10 सेकेंड की बात करें तब तो आसान है, आप बोलोगे 1 माइनस एक्स प्लस x/2 equal to 1.4। Is it clear to all of you? 1 minus x plus this equal to 1.4। तो ये x कैंसिल हुआ है, x/2 is equal to 1.4 minus 1, x is equal to 0.8। डायरेक्ट लिख दिया मैंने, x की वैल्यू क्या आ गई है 0.8 आ गई है। अब हमारे को पूछा गया है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k1 एंड k2, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k1 एंड k2। हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि जो डेरिवेशन के थ्रू पढ़ा हुआ है कि k1 प्लस k2 इज इक्वल टू 2.303 बाय t। t कितना है हमारे पास 10 सेकेंड। log a कितना था 1 माइनस x की वैल्यू आ चुकी है 0.8, ठीक है। ये आया k1 प्लस k2 इज इक्वल टू 2.303 बाय 10, ठीक है। log आया है 0.2, तो मैं डायरेक्टली इसको log 10/2 कर दूं, ये 0.2 है ना, ये 0.2, तो log 10/2 कर देता हूं, तो 2.303 बाय 10, ये 1 माइनस log 2 की वैल्यू 0.3010 डायरेक्ट लिख दिया है, 2.303 बाय 10 इनटू, अब आप देखिए यहाँ पर ये है 1 माइनस 0.3010, ये वैल्यू आ रही है 0.699 है, तो 0.7 भी ले सकते हो, ठीक है। कैलकुलेशंस आसान हो जाए 0.7 भी ले सकते हो। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? चलिए अब आप देखिए यहां पर आ गया है इनटू 0.699 इनटू 2.303 डिवाइडेड बाय 10, ये वैल्यू आ रही है 0.1609। k1 plus k2 is equal to 1.60, so not 1 point, this is 0.609 ये आ रही है ना। तो आप देखेंगे दोनों सेम है, k1 इक्वल टू k2 अभी हमने प्रूव किया हुआ है, वी नो दैट। तो क्या हो जाएगा k1 इज इक्वल टू 0.1609 बाय 2, तो क्या हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2, ये वैल्यू आ रही है 8.04 into 10 to power minus 2, which is also equal to k2 is also equal to same value, ठीक है। ये सेकेंड इनवर्स आया है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? k1 k2 सेम आएगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? गलती मत करिएगा, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ओके। चलिए हमारे पास ये क्वेश्चन है, A will give K2 to be 3C, percentage of B is 40% and T half effective is equal to 50 minute, calculate the value of K1 and K2। is it clear? आप देखेंगे यहाँ पर, या पहले इसको खत्म कर लेते हैं, सिंपल है कि कैलकुलेट E इफेक्टिव निकालना है। E इफेक्टिव जो आया है इट इज K1 EA1 प्लस K2 EA2 डिवाइडेड बाय K1 प्लस K2 आएगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ? ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, मैंने हर प्रोफाइल का क्वेश्चंस लिया है। 2 into 10 की पावर माइनस 3 into 50 प्लस 60 into 5 into 10 की पावर माइनस 3 डिवाइडेड बाय k1 प्लस k2 2 प्लस 5 7 into 10 की पावर माइनस 3 आ जाएगा, 2 प्लस 5 7 into 10 की पावर माइनस 3। ये कितना हुआ 100, ये कितना हुआ है 300, 6 5 जा 300 और ये 100 प्लस 300 400 into 10 की पावर माइनस 3 बाई 7। इज इट क्लियर? तो ये कितना आ जाएगा 7 5 जा 35, ठीक है, 5 आ गया,
35, अब 50 है तो 7 7 जा 49, तो 49 देखिए है ना, 49 तो लगभग 1 इंटू 10 की पावर -3, 5 7 जा 35 है ना। ठीक है, ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2 आ जाएगी है ना, क्योंकि ये 5.751 आएगा तो लगभग कितना हो जाएगा, 6 7 जा 42 है, तो मैं लगभग ये लिख देता हूँ किलो जूल पर मोल है। कैलकुलेट कर दीजिएगा, इसमें कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ये क्लियर टू ऑल ऑफ यू। आप आई होप यहाँ तक समझ में आ गया है आपको। ठीक है, ये डायरेक्टली है, हो सकता है कुछ प्रेशर्स में, कुछ वाले लास्ट वाले में कुछ ऊपर नीचे हो, 2/3 या 1/3 कैसे आया है, तो वो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, परसेंटेज ऑफ बी इज 40%, तो आप क्या बोलोगे, b इज इक्वल टू 40% अपॉन K1 प्लस K2। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, A0 माइनस 80 होता था। ठीक है, A0 माइनस 80 है ना, इंटू 2/1 हुआ, और C कितना था, इट इज इक्वल टू K2 अपॉन K1 प्लस K2। सेम आया A0 माइनस A, और ये 3/1 आया। डन। ठीक है, अब B/C का रेशियो ले लो, तो B/C कितना आया, अपन पढ़ चुके हैं K1 अपॉन K2 इंटू 2/3 आया। डन। अब B कितना है, B आपके पास 40% है, B कितना है 40%, तो C कितना होगा 60%, B 40 है तो C कितना हुआ 60%, इक्वल टू 2K1 अपॉन 3K2 आया, तो ये 2 से 2 20 हुआ, और 3 से कितना हो गया है, ये भी 20 आ गया है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो K1/K2 यहाँ पर भी क्या है, 1:1 आ गया है। इज इट क्लियर। अब आप देखो K1/K2 कितना आ गया है, 1:1 आ गया है। एग्री। देख लीजिए 20/30 K1/K2। अब आप देखिए यहाँ पर आपसे ये भी पूछ गया है कि दोनों का रेशियो K1/K2 कितना आ गया है। अब हमारे को वैल्यू चाहिए, अब आपको क्या चाहिए, वैल्यू चाहिए। तो आपके पास क्या है कि जो ये है T इफेक्टिव यानी K इफेक्टिव इज इक्वल टू K1 प्लस K2 दिया हुआ है। ठीक है, आप इसको 0.693 बात करेंगे, T हाफ कितना दिया हुआ है 50। अब दोनों सेम है तो आप क्या बोलोगे, 2K1 लिख देता हूं, तो मेरा K1 इज इक्वल टू 0.693/100 आ जाएगा, 250 आ जाएगा ना, तो K1 इज इक्वल टू 6.93, 100 और एक डेसिमल इधर किया तो 10 की पावर -3 आया, तो विच इज आल्सो इक्वल टू K2 आया। तो K1 और K2 आपके पास ये हो गया है। इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया है। ओके, चलिए हमने अभी बात कर लेते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं रिवर्सिबल की। ठीक है, अभी हमने कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे हैं। ठीक है, अभी पहले रिवर्सिबल कवर कर लेते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर भी हम कुछ प्रैक्टिस कर लेंगे, और मोस्ट प्रॉब्ली नेक्स्ट लेक्चर क्या हो जाएगा हमारा, वाइंड अप कर लेंगे। मान लीजिए A से B है KF और ये KB है, दिस इज B। ओके, T इक्वल टू 0 पे मान लीजिए A मान लिया, ये 0 मान लिया है, T इक्वल टू T है, इसमें A माइनस x से मान लीजिए यहाँ पर B होगा तो B प्लस x कर दीजिएगा। यहाँ पर T इज इक्वल टू T, मान लीजिए ये इक्विलिब्रियम टेम्परेचर है, तो इट इज AXE और ये XE आ जाएगा। फर्स्ट ऑर्डर में देखिए, फर्स्ट ऑर्डर है, इसको अपन सेकंड कैटेगरी ही डालते हैं। फर्स्ट आपका पैरेलल था, तो सेकंड क्या हो जाएगा, रिवर्सिबल होगा। ठीक है, ये सेकंड प्रोसेस में रिवर्सिबल रहेगा, फर्स्ट ऑर्डर का ही है। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पर हमारे पास यदि बात करें तो -dA/dt, ठीक है, इक्वल टू KF अपॉन A माइनस x, क्योंकि ये फॉर्म हो रहा है और इतना रिवर्ट हो रहा है, -KBx आ जाएगा। जनरली एग्जाम में यहाँ तक ही पूछा जाता है, इससे आगे नहीं पूछा जाता है। ठीक है, जितने भी कोई भी कंपटीटिव एग्जाम्स हुए हैं वो यहाँ से आगे नहीं बढ़ता। बट मान लीजिए कई बार ये आपको कंफ्यूज कर देगा कि इफ B इज अ रिएक्टेंट,
यदि आप ध्यान रखना कि इफ B इज अ रिएक्टेंट, B रिएक्टेंट है तो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो उस समय क्या हो जाएगा, माइनस dB/dt, ठीक है, माइनस dB/dt इज इक्वल टू Kb आ जाएगा। मान लीजिए B का कंसंट्रेशन मान लीजिए कुछ भी ले लिया B माइनस एक्स, और वहां पर क्या हो जाएगा, KFX हो जाएगा। यदि मान लीजिए B रिएक्टेंट है तो फिर आपका इस टाइप की सिचुएशन आ जाएगी, इसको KB ले लूंगा, ये KF ले लूंगा, तो ये B माइनस एक्स रिएक्ट होगा। थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ये कंफ्यूज कर सकता है, क्योंकि आपसे पूछ लेगा माइनस dA/dt, तो कल को आपसे पूछ लीजिए कि व्हाट इज द dB/dt, या माइनस dB/dt, सॉरी माइनस dB/dt पूछ ले, तो ये थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा। अभी अपन आइडियल सिचुएशन मान के चल रहे हैं कि A रिएक्टेंट है, अभी आइडियल सिचुएशन मान के चल रहे हैं। इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब देखिए यहाँ पर आपके पास ये क्वेश्चंस आ गई है, इससे आगे नहीं करना है, फिर भी अपन मैं डेरिवेशन बता देता हूँ, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर आप बात करेंगे एट इक्विलिब्रियम, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू बैकवर्ड रिएक्शन, तो KFA माइनस XE इज इक्वल टू KBXE आएगा, यानी इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन ये है तो ये है। इज इट क्लियर? अब आप देखो KF अपॉन KB है ना, या आप इसको लिख सकते हैं A माइनस, ये अपन काम करें कि इसको जो भी है KB के टर्म में रख लेते हैं, क्योंकि KB को यहाँ पुट कर देंगे, तो KB इज इक्वल टू KF A माइनस XC अपॉन XE आ जाएगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब आप देखिए यहाँ पर आपके पास जो आया है माइनस dA/dt, ये डेरिवेशंस, ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर आ जाएगा KF A माइनस एक्स को तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई, इसकी जगह क्या रख दिया है, माइनस KF A माइनस XE अपॉन XE, ठीक है, XE कांस्टेंट है एंड x क्या है, वेरिएबल आ जाएगा, x इज वेरिएबल, यानी KB की जगह मैंने ये रख दिया है, ये मैंने पुट कर दिया है, माइनस dA/dt इज इक्वल टू KF, ठीक है। अब आप देखिए इसमें कॉमन लेने शुरू कर दीजिए, ये माइनस एक्स ले लिया है, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पर आपके पास जो वैल्यू है वो आ जाएगा A XE माइनस माइनस प्लस x आ जाएगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? देख लीजिए ना, मैंने इसको क्या करा है, KF कॉमन ले लिया है, A माइनस एक्स का माइनस A/XC, ये माइनस और माइनस प्लस XC कैंसिल, तो XX क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सॉरी यहाँ पर XX कैंसिल हुआ है। इज इट क्लियर? तो अब आप देखिए माइनस dA/dt माइनस x कैंसिल x, तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन भी तो होगा अपन ने, ठीक है। अब आप देखो माइनस dA/dt, A बार आ गया है, KF बार आ गया है, XC बार आ गया, ये भी बार कर दिया, यहाँ पर मेरा क्या आ जाएगा, XC माइनस x आ जाएगा, यानी दिस इज मल्टीपल, ये बार ले लिया, ठीक है, ये बाहर ले लिया, तो ये XC माइनस x हो जाएगा। इज इट क्लियर? अब आपके पास ये आ गया, अब DA नहीं लेंगे क्योंकि अपन x ले रहे हैं, तो यहाँ पर DA की जगह अब आपके पास क्या आ जाएगा, dx/dt, क्योंकि व्हाट इज दिस, चेंज है ना, तो यहाँ पर चेंज x है तो अपन x के टर्म में ले रहे हैं, तो माइनस DA को क्या लिख रहे हैं, चेंज कितना आ जाएगा, दिस माइनस दिस, तो ये dx/dt आ जाएगा, ये कांस्टेंट KF XC माइनस x आ गया है। तो इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या आ गया है, XC माइनस x आ चुका है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आई होप यहाँ तक समझ में आ रहा है कि कहीं गड़बड़ी तो नहीं हो रही है, ठीक है। अभी चलने देते हैं, फिर बाद में देख लेंगे कि XC की जगह कोई वैल्यू रखनी होगी तो वो भी अपन रख लेंगे। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? कहीं यही तो नहीं कैंसिल हो रहा है, A9, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर देखिए, मैं आपको अभी से बता रहा हूँ, मैं डेरिवेशंस भले बता रहा हूँ बट आपको इतना पूछेगा नहीं कोई। आपके पास आ गया है dx XE माइनस x, ये क्या हो जाएगा, XC बार आ गया है, इंटीग्रेशंस, और ये क्या हो जाएगा, KFA, ठीक है,
यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 dt आ जाएगा। इज इट क्लियर? ये आ जाएगा xc नेचुरल लॉग xc माइनस x आ जाएगा इंटीग्रेशन, ठीक है। ये क्या आ जाएगा 0 से x था, ठीक है। यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 0 से x आ जाएगा, ये 0 से t आया, तो a इंटू के एफ इंटू टी आने वाला है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब आप देखिए यहाँ पर आपके पास जो है, अभी हमारे को शायद a अपॉन एक्स की वैल्यू रखनी पड़ेगी, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी नेचुरल लॉग x की वैल्यू xc माइनस x, क्योंकि माइनस साइन भी आना जरूरी है क्योंकि ये माइनस x है, तो ये क्या हुआ है, ये माइनस, ठीक है, और ये माइनस प्लस आ गया है नेचुरल लॉग xc आ जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर x की वैल्यू x रखी तो ये आया, यहाँ पर 0 आया तो ये आया, अब माइनस साइन इधर आया, माइनस माइनस क्या है प्लस हो गया है, a बाई एक्स इंटू के एफ को साइड में रख लेते हैं, ठीक है। नेचुरल लॉग xc बाई एक्स माइनस x इज इक्वल टू a xc के एफ इंटू टी आया है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो यहाँ पर आपके पास के एफ इंटू टी आ गया है, ओके। अब देखिए यहाँ पर t जो है, अब हमारे को कहीं ना कहीं कुछ वैल्यू रखनी पड़ेगी, xc को हटाना पड़ेगा क्योंकि ये टर्म हमारे को हटानी पड़ेगी। यहाँ तक तो चलो ठीक है कि xc अपॉन xc माइनस से, बट ये बड़ा अजीब सा रहा है, वापस से वो क्वेश्चन ले लेते हैं, kf a माइनस xe इज इक्वल टू kb xe ले रहे हैं, ये भी अपन ने लिया है। अब देखिए kf अपॉन a एंड kf xe इक्वल टू kb xe आ रहा है। इधर क्लियर, ये हुआ ना, तो kf a इक्वल टू kf प्लस kb इंटू xe आ रहा है, kf अपॉन a xe इज इक्वल टू kf प्लस kb, ठीक है, ये भी है। तो अब अपने पास क्या है, ये वैल्यू चाहिए अपन को, ठीक है, यही वैल्यू चाहिए, तो ये यहाँ से आ गई है हमारे पास। तो इंस्टेड ऑफ दैट हम रख सकते हैं नेचुरल लॉग xc माइनस x kf प्लस kb इंटू t, हो सकता है किसी बुक्स में k1 k2 दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर kf प्लस kb 2.303 बाई t log xc माइनस x, क्लियर, ये आ गया है। तो ये आपका क्या है, डेरिवेशंस आ चुका है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो ये आपका क्या है, रिवर्सिबल का डेरिवेशन है, बट फिर भी मैं बता रहा हूँ आपको, दो क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ, आपको आइडिया लग जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में पैरेलल की रिएक्शंस, पैरेलल के कुछ और क्वेश्चंस करेंगे क्योंकि पैरेलल बहुत वास्ट है, क्योंकि अभी मैं चाह रहा था कि इसी लेक्चर के अंदर 3-4 क्वेश्चन हो जाएं पैरेलल के और एक आध दो क्वेश्चन हो जाए, फिर नेक्स्ट लेक्चर में और भी करेंगे। तो पहले अपन इसके क्वेश्चंस कर लेते हैं। देखिए, फॉर एन एलिमेंट्री रिएक्शन ए टू गिव दिस द एक्सप्रेशन दिस, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि कोई भी जेडब्ल्यू मेंस में पूछेगा भी तो फर्स्ट स्टेप तक पूछेगा, पर ठीक है, फिर भी मैंने एक क्वेश्चन साथ के लिए ले लिया है कि दोनों टाइप के भी आ जाए, तो फिर जेडब्ल्यू मेन 2019 है। बी केयरफुल, इसमें डीए बाय डीटी के रिस्पेक्ट में पूछा है, डीए ए2 बाय इसके लिए नहीं पूछा है। इसका मतलब फटाफट से इस रिएक्शंस को आप ऐसा लिख दीजिए, सबसे बेस्ट तरीका है ये आ जाएगा, ये आपका ये हो जाएगा k-1 और ये k1, आसान हो गया है क्योंकि देखिए ये आपके लिए कितना हो जाएगा, ये -1/2 dA by dt, ये रेट ऑफ रिएक्शन तो आप ऐसे ही लिखोगे ना -1/2। अब आप देखो ये फॉरवर्ड है तो k-1 एलिमेंट्री पूछा है, तो एलिमेंट्री में मॉलिक्युलरिटी इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस पढ़ा हुआ है, तो यहाँ पर मॉलिक्युलरिटी 2 है तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी 2 आ जाएगा। -10 -10 ही होता है ना, तो ये कितना हुआ बैक के लिए k1 इंटू 8 आया। दिस इज क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? k फॉरवर्ड पहले अपन क्या लिखते थे, जैसे a से b हुआ है, ये k फॉरवर्ड या k1 लिख दो, ये k2 लिख दो, तो -dA by dt इज इक्वल टू k1 a माइनस x एंड k2 x आ जाता था ना, तो वही लिखा है, दिस इज द कंसंट्रेशन एट t टाइम, यानी दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ a एट t टाइम एंड दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ b एट t टाइम। इज इट क्लियर? वही हुआ है ना,
अब आप देखो आपसे पूछा है dA/dt, जब dA/dt आया है तो यहाँ पर क्या है, आपको 2 मल्टीप्लाई कर देने का है। तो क्या हुआ है, यहाँ 2 मल्टीप्लाई आ गया है और यहाँ पर क्या है 2 मल्टीप्लाई आ जाएगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो आई होप यहाँ पर ये आंसर है, क्योंकि माइनस साइन भी इधर चला जाएगा, क्योंकि माइनस साइन इधर है, तो ये क्या हुआ माइनस, तो ये क्या हो जाएगा प्लस 2k1a2 2k1a2 माइनस 2k1a²। तो दिस इज द आंसर। बाकी तो और कोई दिख भी नहीं रहा है, आप देख लीजिए। ठीक है, मैंने जान करके माइनस dA/dt पे लिखा, बट ओरिजिनली तो ये है ना, ओरिजिनली तो ये है, बट मैंने क्या करा है इसको रिवर्स पहले बनाया। ठीक है, अपना जो ओरिजिनल फॉर्म चलते हैं वैसे ही लिखा है, माइनस dA लिखा है, बट उस एक्चुअल रिएक्शन तो ये है, अपन ने तो इसको रिएक्टेंट मान के चले ना, इसलिए ये माइनस साइन सप्लाई हो गया है। ये खासकर ध्यान रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें एलिमेंट्री का कांसेप्ट आ गया एज वेल एज रिवर्सिबल का कांसेप्ट आ गया है। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं पूछिएगा, फिर भी आपके सामने ही प्रूफ है। पैरेलल के अंदर पूछ लेगा, पैरेलल के अंदर हमने प्रैक्टिस करी है। ठीक है, ये इससे ज्यादा मेंस एडवांस नीट में नहीं पूछता है। ठीक है, अब मान लीजिए क्वेश्चन से, फिर मान लीजिए अपना पास पूछ गया, तो हमारे को पता है kf प्लस kb अभी पढ़ा है, इक्वल टू 2.303 t log xc माइनस x, ये पढ़ा हुआ है। एक काम करो, अपन पढ़ते ना a अपॉन a माइनस x लिखते हैं ना, तो इक्विलिब्रियम वाली को समझ लीजिए, यहाँ पर xc आ जाएगा a की जगह और k की जगह kf प्लस kb आएगा। क्यों टेंशन ले रहे हो कि याद रहा है कि नहीं रहा? अब देखिए यहाँ पर आपके पास t निकाला है, अब k इक्विलिब्रियम क्या होता है, दिस इज kf अपॉन kb। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ kb? 4 × 10⁻⁴ बाय 0.2। ठीक है, ये कैंसिल हुआ, तो ये कितना गया 2 × 10⁻³ ठीक है, kb की वैल्यू ज्यादा है, तब आप देख लीजिए ये 2 × 10⁻³ आ गया है। इसको मैं लिख सकता हूँ 0.4 × 10⁻³ क्योंकि -4 है ना, तो पावर को सेम करने के लिए -3 लाने के लिए इसको 0.4 कर दिया है। 2.303 बाय t log xc कुछ डिस्टर्ब नहीं हुआ है, xc माइनस xc/3, क्योंकि हो सकता है xc/2 ले लूं, xc/3 ले लूं, xc/4 ले लूं, कुछ भी आ सकता है। ठीक है, ये आ गया है 2.4, या ऐसा करें t 2.303 2.4 × 10⁻³ log 3 पर चला गया, 3 - 1 तो ये 2 आ गया है। फटाफट से देख लीजिए, 2.303 अपॉन 2.4 × 10⁻³ log 3 की वैल्यू 0.47 अप्रोक्सीमेट ले लेता हूँ, log 2 की वैल्यू 0.3010 ले लेता हूँ, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आएगा, है ना। log 0.47 ले लिया मैंने log 3 की वैल्यू। ठीक है, 0.47 माइनस 0.3010 इंटू 2.303 डिवाइडेड बाय 2.4। ठीक है, अब आप देखिए इनटू 1000, ये वैल्यू आ रही है 162, ये सेकंड है तो 162 सेकंड आ रहा है। टाइम कितना आ रहा है, लगभग 162 सेकंड आ रहा है। तो देख लीजिए, आपको जब इक्विलिब्रियम है, दो टाइप के क्वेश्चन पूछेगा, जैसे ये वाला है आसान है, ये वैल्यू आया है, आप इसको क्या करें, ये a था, ये -x था, ये k था, वैसे ही समझ लीजिए। अब इसमें क्या हुआ है, एक a अपॉन a माइनस x है, उसकी जगह क्या है, a की जगह xc आ गया है और k है, तो समझ लीजिए k है प्लस k भी आया। एक प्रोफाइल ये और एक अभी थोड़ी देर पहले मैंने जेडब्ल्यू में इसका, ये दो प्रोफाइल से तीसरा क्वेश्चन रिवर्सिबल में नहीं आने वाला है। पैरेलल में बहुत सारी बात हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में और पैरेलल पे 2-4 क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा कंसेक्यूटिव सीरीज में बात करेंगे, उसमें भी ज्यादा कोई आता नहीं है। फिर कैसे हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस निकालते हैं फटाफट से, और टाइम रहता है तो और क्वेश्चन प्रैक्टिस करके इस चैप्टर को हम वाइंड अप करेंगे। ओके, टिल देन एंजॉय, थैंक यू वेरी मच।